नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज है 8 जून। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 जून, 5 जून, 6 जून, 7 जून। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6 जून। 6 जून को हर साल विश्व कीट दिवस के रूप में मनाया जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। हर 6 जून को विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन यह जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया गया था कि कीट प्रबंधन आपके और आपके प्रियजनों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में कैसे मदद करता है। कीट शरीर के प्रकारों के आधार पर 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटे गए हैं। एक है बीटल, मक्खियाँ, पतंगे और तितलियाँ। नंबर 4 चींटियाँ, मधुमक्खियाँ और ततैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। पढ़ते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है। इस कदम का उद्देश्य इच्छुक निवेशकों के लिए निवेश प्रस्तावों को बेहतर तरीके से लागू करना और हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर बेहतर नज़र रखना है। इसके लिए राज्य एक नया MOU ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जो कि इसकी एकल खिड़की प्रणाली निवेश मित्र के साथ एकीकृत होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सार्स क्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में ट्राई जनरेशन बिजनेस सेगमेंट में व्यावसायिक अवसरों की खोज के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है वेल, ONGC, IOL, गेल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गेल। पढ़ते हैं इसके बारे में। गेल इंडिया और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों कंपनियों के बीच संयुक्त रूप से भारत में ट्राई जनरेशन बिजनेस सेगमेंट में व्यापार के अवसरों की खोज करके एक करीबी रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करना है। गेल और EESL संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे और यदि व्यवहार्य पाए जाते हैं तो गेल और EESL के बीच 50-50 संयुक्त उद्यम को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन है? ऑप्शन है विशाल गोंडल, रणबीर अलावादिया, ल्यूक कार्टिनो, स्टीमिंग किंग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ल्यूक कार्टिनो। ल्यूक कार्टिनो द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव पुस्तक के लेखक हैं। पढ़ते इसके बारे में। ल्यूक कार्टिनो अपनी नई पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव लेकर आए हैं। यह संयुक्त अरब अमीरात में अजमान शाही परिवार के एक सदस्य शेख अब्दुल अजीज़ बिन अली बिन रशीद अल नूवी द्वारा सहलिखित है। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस के इबरी प्रेस प्रिंट के तहत प्रकाशित की जाएगी। ड्राई फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक करने और पुनरुत्थान करने में मदद करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नई संस्था जाथू होल्डिंग्स एलएलसी के द्वारा नियामक दस्तावेजों के माध्यम से जियो प्लेटफॉर्म में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? ऑप्शन है फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 फेसबुक। फेसबुक एक नई संस्था जाथू होल्डिंग्स एलएलसी के द्वारा नियामक दस्तावेजों के माध्यम से मई 2020 में घोषित जियो प्लेटफॉर्म में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। अप्रैल 2020 में फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्मों में $5.7 बिलियन 43,574 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को सौंपे गए एक प्रस्ताव के अनुसार जाथू होल्डिंग्स एलएलसी फेसबुक आईएनसी की एक अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में वेद मारवाह का निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है खाकी फाइल्स, इनसाइड स्टोरीज ऑफ पुलिस मिशंस, स्ट्रीप्स सर्वाइवल, टैक्सिस फॉर आर्म्ड एनकाउंटर्स, अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, द टैक्टिकल एज सर्वाइविंग हाई रिस्क पेट्रोल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। ये पुस्तक वेद मारवाह द्वारा लिखी गई है, जिनका अभी हाल में मई 2020 में निधन हो गया है। पढ़ते इसके बारे में। दिल्ली के पूर्व कमिश्नर वेद मारवाह का मई 2020 में निधन हो गया। मारवाह 1985 से 88 से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे और 1988 से 90 तक कुलीन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के तीसरे महानिदेशक के रूप में कार्य किया। वे मणिपुर, झारखंड और मिजोरम के पूर्व गवर्नर भी रहे। उन्होंने एक पुस्तक अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में बाघों की सबसे अधिक संख्या में मौत हुई है। यह जानकारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बताई गई है। पढ़ते इसके बारे में। अवैध शिकार और अन्य कारणों से पिछले 8 वर्षों में देश में 750 बाघों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 173 पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। इन बाघों की कुल मृत्यु में से 369 की प्राकृतिक कारणों से और 168 की अवैध शिकार के कारण हुई। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA द्वारा यह डेटा पेश किया गया है। NTCA का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जून 2020 को भारत विश्व में कोरोना वायरस से 5वां सबसे प्रभावित देश बन गया है। किस देश या शो में भारत की तुलना में अधिक कोरोना वायरस के मामले हैं? ऑप्शन है US, ब्राज़ील, इटली। 1 और 2 दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों। US और ब्राज़ील भारत की तुलना में कोरोना वायरस के अधिक मामले हैं। पढ़ते इसके बारे में।
भारत विश्व में कोरोना वायरस का 5वां सबसे प्रभावित देश बन गया है, क्योंकि इसकी केस संख्या 6 जून 2020 को 2.41 लाख को पार कर गई है। केवल अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, स्पेन और यूके में ही भारत की तुलना में अधिक कोरोना वायरस मामले हैं। भारत ने इटली और उसके बाद स्पेन को पीछे छोड़ते हुए अवांछनीय स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 6 जून 2020 को एक दिन में 9,887 मामले और 294 मौतें दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जून 2020 में मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने जून 2020 में मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है। पढ़ते करें, कर्नाटक सरकार ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है। यह वास्तविक समय की जानकारी के साथ साथ बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर पूर्वानुमान प्रदान करेगा। ऐप को कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के साथ साथ भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और अन्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। कर्नाटक का राजकीय पशु भारतीय हाथी है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2021 में अपनी अगली वार्षिक दावोस बैठक के लिए द ग्रेट रिसेट की विषय वस्तु के साथ एक नया ट्विन समिट प्रारूप अपनाएगा? ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, यूनिसेफ, यूनेस्को, ऑक्सफैम। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विश्व आर्थिक मंच। पढ़ते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जनवरी 2021 में अपनी अगली वार्षिक दावोस बैठक के लिए द ग्रेट रिसेट की विषय वस्तु के साथ एक नया ट्विन समिट प्रारूप अपनाएगा। कोरोना वायरस महामारी हाल्ट के पहले 21 से 24 जनवरी 2020 से आयोजित होने वाली 50वीं WEF वार्षिक बैठक 2020 में आखिरी हाई प्रोफाइल सभाओं में से एक थी। WEF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कोलोन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण मजूमदार शाह को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 WEOY का नाम दिया गया है। वे इसे जीतने वाली भारत की कौन से नंबर की महिला उद्यमी हैं? ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पहली। किरण मजूमदार शाह को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया है। वह इसे जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। बायोकॉन लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसकी कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया है। उन्हें 41 देशों और क्षेत्रों के लिए 46 EOY देश पुरस्कार विजेताओं की एक विशिष्ट सूची में से उपाधि से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के 20 वर्ष के इतिहास में मजूमदार शाह इसे जीतने वाली भारत से पहली महिला उद्यमी और तीसरी भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने अपनी कमोडिटी डेरिवेटिव सलाहकार समिति CDAC का फिर से गठन किया है। समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 11, 13, 15, 17। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 17। पढ़ते इसके बारे में। सेबी ने अपनी 17 सदस्यीय कमोडिटी डेरिवेटिव्स
सलाहकार समिति CDAC का पुनर्गठन किया है। यह खंड में अनुबंध डिजाइन और नए उत्पादों से संबंधित मुद्दों की जांच करती है। यही समिति वितरण तंत्र और गोदामों से संबंधित मामलों पर भी सलाह देती है। समिति को बाजार सुरक्षा, दक्षता, पारदर्शिता और अखंडता आदि में सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए बाध्य किया गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।